हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग बात करेंगे आज सिविल की परीक्षा हेतु संसद की सदस्यता के बारे में। सबसे पहले अर्हताएँ, यानी संविधान में ने संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की है। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अपने शपथ में वह सौगंध लेता है कि पहला का वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। दूसरा, वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता का अक्षुण्ण रहेगा। तीसरा, उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। चौथा पॉइंट, उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद के निम्नलिखित अन्य अर्हताएँ निर्धारित की हैं। पहला, उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए या लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। निर्हाताएँ, संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। पहला, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। दूसरा, यदि वह विकृत चित्त का है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है। तीसरा, यदि वह घोषित दिवालिया है। चौथा, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभी स्वीकार किए हुए हैं। पांचवा, यदि वह संसद द्वारा बनाए गई किसी विधि द्वारा निर्हित कर दिया जाता है। संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य अर्हताएँ निर्धारित की हैं। पहला, वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार ना दिया गया हो। दूसरा, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा ना हुई हो परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निर्हाता नहीं है। तीसरा, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल ना रहा हो। चौथा, उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो। पांचवा, वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंधन निदेशक के पद पर ना हो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो। छठा, उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त ना किया गया हो। सातवां, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो। आठवां, उसे इनमें छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार एवं संलिप्त ना पाया हो। किसी सदस्य के उपरोक्त निर्हरताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा। यद्यपि राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए। दल बदल के आधार पर निर्हरता, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के निर्हर ठहराया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निर्वाह करार दिया जा सकता है। पहला, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया हो। दूसरा, अगर वह अपने राजनीतिक दल के द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। तीसरा, अगर निर्दलीय चुना गया है सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। चौथा, अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। 10वीं अनुसूची के तहत निर्हरता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति या अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। स्थानों का रिक्त होना,
निम्नलिखित स्थिति में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। पहला, दोहरी सदस्यता। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला का, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। सूचना न देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। हाँ, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में दोनों सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होता है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। निर्हता। यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निर्हता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यहाँ विनिर्दिष्ट निर्हता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निर्हता में दल बदलाव भी शामिल है। तीसरा, पद त्याग। यदि कोई सदस्य या यथास्थिति राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्यागपत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकता है, बशर्ते उसे ऐसे लगे कि त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं किया गया है या वास्तविक नहीं। चौथा, अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रद्द घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता। पाँचवा, अन्य स्थितियाँ। किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है। पहला का, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है। खा, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। गा, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। घा, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। अगर कोई निर्भय व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया के द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। शपथ या प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपने स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञान में सदन प्रतिज्ञा करता है कि पहला, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूँगा। दूसरा, भारत की प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। तीसरा, कर्तव्यों की श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेता है तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही मत दे सकता है। वह संसद के विशेषाधिकार और उत्मुक्तियों का भी हकदार नहीं होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। पहला, शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले। दूसरा, अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता है तो सदस्य के लिए अर्हता नहीं रखता है। तीसरा, जब उसे मालूम है कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मत देने का अधिकार नहीं है। वेतन और भत्ते। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ता लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम बनाया। 2010 में संसद के सदस्यों का वेतन 16,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति माह और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये प्रति माह, दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया तथा कार्यालय खर्चा भत्ता 20,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया।
1976 में सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने के हकदार होंगे। इसके अलावा उन्हें यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि भी मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के वेतन व भत्ते भी संसद निर्धारित करती है। वह भारत के संचित निधि पर भारित है और संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं है। 1953 में संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यसभा सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया। उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी उसी दर पर वेतन एवं भत्ते लेने के अधिकारी हुए, जो दर संसद के सदस्यों पर निर्धारित है। इसके अलावा संसद के प्रत्येक पदाधिकारी दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है और जिस दर पर संसद सदस्यों का देय है। साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी को उसी दर पर चुनाव क्षेत्र भत्ता देय है और जो दर संसद सदस्यों पर लागू है। उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता उसी दर से प्राप्त होता है जो दर कैबिनेट मंत्री के देय है। उसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति को भी न्यायिक भत्ता मिलता है जो वह राज्य मंत्री को देय कर के बराबर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।